असल ने पहले हैरान होकर सुना, फिर इसकी तरफ देखा, फिर जब समझ आई तो शिजा के पीछे भागा। तुम्हें बताता हूँ। शिजा की ग्राउंड में पहुंचकर बस होगी। अच्छा, बस इस बार माफ कर दो, इसने तलजाई अंदाज से कहा। ठीक है, पर ये आखिरी बार है, अगली बार हुआ तो सर फाड़ दूंगा। ठीक है, अब नहीं करूंगी, शिजा बोली। फिर कुछ याद आने पर बोली, तुम इधर किसकी जासूसी कर रहे थे? वो आंखें छोटी करके बोली, जासूसी कौन? मैं? तौबा करो लड़की, ऐसी हरकत मलिक अरसल ताहिर नहीं करता। तो फिर मलिक अरसल ताहिर इधर किसकी भैंस ढूंढ रहे थे? इधर उधर आंखें घुमा घुमा के किसी की भैंस नहीं ढूंढ रहा था। अरसल ने तंग आकर बोला, तो फिर आंखें घुमा घुमा कर किसे ठरकीपन छाड़ रहे थे? हाय अरसल, इधर तो नैना बैठी थी। तौबा करो अरसल, इसकी भाइयों का नहीं पता? तौबा, दिल में किसी से लगाया, 7 भाइयों की बहन से। शेजा ने बिना सोचे समझे ही कहानी कह दी। खुदा का खौफ करो लड़की, मुझे जैन ने ज़बैर पर नजर रखने का कहा था। जासूसी और नजर रखने में क्या फर्क है? खैर पहले ये बताओ, तुम इस पर नजर क्यों रखे हुए थे? शिजा अरसल की बात सुनकर बोली, अरे यार, वो अनाया से बदतमीजी कर रहा था 2-3 दिन से, तो रंगे हाथों पकड़कर यूनिवर्सिटी से निकलवाना है इसने। और भी बहुत से लड़कों को तंग कर रखा है। असल ने असल बात बताई। हाय, ये बात अनाया की बच्ची ने हम लोगों को नहीं बताई। कोई इसको तंग कर रहा है, मैं अभी इसकी ज़ुबैर की खबर लेती हूँ, इसने आस्तीन चढ़ाते हुए कहा। ये बात तो इसने किसी को भी नहीं बताई। एक दिन ज़ुबैर को खुद ही जैन ने बदतमीजी करते सुन लिया। और ज्यादा डॉन ना बनो, तो हम लोग देख लेंगे। अपनी गैंग के बंदे के साथ ही इसने पंगा लिया है, और तुम कहते हो तो डाइन न बनूं, डॉन न बनूं, पर पहले जाकर मैं इस लड़की को पूछती हूँ। शिजा बोली, हाँ, पर प्लीज अपने लाउड स्पीकर की आवाज कम रखना, और ज़ुबैर को हम देख लेंगे। अरसल इतना कहकर अदन वहां से निकल गया। तुम्हें बाद में देखती हूँ, मगर गिरनेड शिजा ने पीछे से आवाज लगाई। शौक से देखना, तुम्हारे लिए ही बैठे हैं। अरसल के कुछ फासले में मुस्कुराकर आहिस्ता आवाज में बोला, जबकि शिजा नायक की तलाश में जा चुकी थी। हानिया ने घर पहुंचते ही अपने बैग और दुपट्टा सोफे पर फेंका और बेड पर गिर गई। इसको यूं महसूस हो रहा था गोया दर्द इसके रगों में उतर रहा है। हानिया बेटा ठीक हो? आप सब मियाँ कमरे में दाखिल होते हुए कहा। वो जो इसके यूं सीधा कमरे में आकर परेशान हुई थी, तो इसकी हालत देखकर परेशान और बढ़ गई। जी मम्मा, वो हार की वजह से मुश्किल से उठकर बैठी। अरे बच्चे, ये आंखें कैसी सूजी? इन्होंने परेशानी से इसकी शक्ल देखकर कहा। कुछ नहीं मम्मा, बस बुखार है, उतर जाएगा। हानिया ने मुश्किल बोल पाई। ये थर्मामीटर रखो और कल यूनिवर्सिटी मत जाना। समिया ने बुखार चेक करते हुए कहा। जी मम्मा, नहीं जाना, कल अनाया लोगों से को लीव देने का कह दिया है। चलो ठीक है, 102 का बुखार है, ये तो बहुत ज्यादा है। सुबह और दवा लेकर आती हूँ, आप आराम करो इतनी देर। वो कहकर कमरे से जल्दी से चली गई। हानिया वापस बेड पर गिर गई। एक आंसू आंखों का बंद तोड़कर गिरा। जख्म फिर से चाक कर दिए गए थे। दिमाग की रगें शिद्दत से फटने लगी थी, कहीं ज्यादा आंखों के पर्दे पर चलने रही थी। दर्द इतने है कि हर रग में है मशर बरपा। सुकून ऐसा कि मर जाने को जी चाहता है। एक और आंसू इसकी आंखों की कैसे ज्यादा होकर गिरा, और वो कहीं माजी के अवराक में खो गई। माजी 3 साल पहले। मेरा नाम मीर वजदान है। हानिया ने दब से दरवाजा बंद किया और सांस लगकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। हानिया ने थोड़ा सा दरवाजा खोल कर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। ओह, शुक्र है अल्लाह जी का, चला गया। पता नहीं कौन पागल था, पीछे ही पड़ गया। इसने अपने कोट पर गिरी बर्फ को झाड़ा। आंखें तो वाकई ही बहुत खूबसूरत थी, नीली मोतियों सी। और नाम भी कितना वेडेरा वाला है, मीर वरदान शाह। तौबा तौबा, जिन ना हो तो जादू ही कर दिया है। मैं क्यों इसको सोच रही हूँ? अपने सर पर हाथ मारती हुई बोली। फिर खिड़की से बाहर देखा। अरे, थोड़ी और बर्फबारी हुई तो मेरा तो स्नोमैन बन जाएगा, मतलब स्नो वुमन। हानिया बेटा, इधर खड़ी किससे बात कर रही हो? फजल बाबा की आवाज पर उछल पड़ी। ओफो बाबा, आपने तो मुझे डरा ही दिया। माफ करना बेटा, फजल बाबा ने निदामत से कहा। मैं आप क्यों माफी मांग रहे हैं? हो जाता है कभी कभी। और मैं कह रही थी कि बहुत ठंड हो गई है, मुझे कमरे में जाना चाहिए। उफ, मुझे याद आया। हाना की मदद करनी थी। मैं किचन में जाती हूँ चप्पल कबाब बनाने में, इनको तो आता ही नहीं है बनाना। ये कहकर किचन की तरफ चल दी। सर, मैं अंदर आ जाऊँ? मेगन ने अंदर आते हुए पूछा। हाँ आ जाओ। वो जो 2 रेस्टोरेंट की अकाउंट्स वाली फाइल्स कहीं वो लेकर आए ही हैं। फैजान फाइल में सर दिए बैठा था। मैगन के आने पर इसने जवाब दिया। जी सर, ये है। सर, मुझे 1-2 जगह पैसों का ट्रांसफर अजीब लगा है, आप कंपनी से कंफर्म करें, क्योंकि मेरी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं। ओके, मैं देख लेते हैं मैगन, और इसको बता दो कि ये प्रोजेक्ट आपके अंडर है। और मिस अमान आई थी सुबह, वो तो ऐसे ही अंदर आ रही थी, बहुत मुश्किल से रोका कि जब तक सर अंदर नहीं है जाने की इजाज़त नहीं, बहुत मुश्किल से मानी। मेगन ने सुबह का वाक़या बताया। उफ अमान, इसको तो देख लेता हूँ। आप बताएं, आप बेटी कैसी है आपकी? वैदान ने मेगन से पूछा। दो इसके चेहरे पर गोया जिंदगी की चमक थी।
میلوڈی اب کافی بہتر ہے، اس نے یہاں اس شہر کی یونیورسٹی میں ہی داخلہ لے لیا ہے کہ کہیں میں اکیلی نہ پڑ جاؤں، ورنہ تو اس عمر میں یہاں سب الگ رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے کل کی مارکس پارٹی کا تھیم کلر بتا دیں۔ بلیک، پرپل، براؤن، ڈارک تھیم ہے، اوکے۔ ڈیزائنر کو ڈارک براؤن کوڈ کا کہہ دیجیے گا، وہ ٹھیک ہی کہہ کر بات چلے گی۔ ویدان نے آنکھیں بند کی تو بری آنکھوں کا عکس سامنے آیا، بری کانچ سی آنکھیں جن میں چمک ایسی تھی کہ گویا ہزاروں دیویوں کی روشنی ان میں سما گئی ہو۔ ایک دم اس نے آنکھیں کھولی، اوفو جادوگرنی تھی وہ لڑکی، وہ کہتا ہوا واپس فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رات کے کھانے پر سب میز پر جمع تھے۔ ہانیہ بیٹا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ریاض صاحب نے بلانے پر ہانیہ نے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی بولیں۔ اس نے فورک سے سلاد کھاتے ہوئے جواب دیا۔ کل ہم ایک پارٹی پر جا رہے ہیں، اگر آپ بھی چلیں تو اچھا لگے گا۔ ریاض صاحب بولے۔ کیسی پارٹی ہے؟ ہانیہ نے تجسس سے پوچھا۔ گالا ہے، چیریٹی گالا ہے۔ اوکے پاپا، میں صبح سوچ کر بتاؤں گی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں ذرا کام ہے، آپ ڈنر کریں۔ ریاض صاحب کہہ کر چلے گئے۔ پارٹی کا تھیم ڈارک ہے، وہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ ریما بیگم بولی۔ ٹھیک ہے، میں آپ روم میں چلتی ہوں۔ وہ بھی اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ ریما بیگم نے اس کو جاتا دیکھ کر آنکھیں میں تاثر بڑھا۔ پھر سب کے اٹھ جانے پر ریما بیگم نے بھی کمرے کی راہ لی۔ آج رباب، عنایہ، دعا، شیزہ کلاس میں پہنچی تو آدھی کلاس یہ ہوئی تھی، اس کو پیچھے والی سیٹ ہی ملی۔ کتنا رکھا رکھا لگ رہا ہے آنی کے بغیر، شیزہ بولی، جس پر سب نے اس کی تائید کی۔ سر آگے ہیں، چپ کر کے بیٹھ جاؤ تم سب، اب ہمارا دن نہ خراب کرو۔ آگے والے ڈیسک کے بچے نے اس کو ڈانٹا۔ اچھا ٹھیک ہے، آگے دیکھو ٹنڈے، یہ نہ ہو تمہاری وجہ سے ہم مار کھا رہے ہوں۔ شیزہ نے منہ چڑھا کر کہا۔ شیزہ شرم کرو، اس کے سر پر چوٹ لگی ہے اس لیے بال کٹوائے ہیں اس نے، دعا نے سمجھتے ہوئے کہا۔ تو کس نے کہا تھا لڑکی کو چھیڑے؟ شیزہ نے دعا کو جواب دیا۔ ٹکے اب ٹھیک ہے، وہ بھی شیزہ نے تھی، اور اس لڑکے کو تنگ کرتے ہوئے بولی۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اس لڑکے کا چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا۔ ابھی وہ لڑکا کچھ کہنے لگا کہ پر دروازے پر سر کو دے کر خاموش ہو گیا۔ السلام علیکم کلاس، وجدان نے اندر داخل ہوتی کہا۔ وجدان کا دل کل شام سے ہی بے چین تھا، اس نے کلاس کا جائزہ لیا تو ہانی کہیں بھی نظر نہ آئی۔ دل میں ان کانچ سی آنکھوں کو نہ پا کر بے چینی مزید بڑھ گئی۔ وہ خوش جو کچھ دنوں سے ملی تھی وہ کہیں چھن تو نہیں گئی۔ دل پر ایک خوف ایک دم سے کنڈلی مار کے بیٹھ گیا، کہیں اس نے یونیورسٹی تو نہیں چھوڑ دی، یہ اگلا سیمسٹر سے آنے کا سوچا ہے، کہیں وسوسے دل میں اٹھے۔ کون غیر حاضر ہے آج؟ اس نے وجہ جاننے کے لیے پوچھا۔ جی، اس پر عنایہ نے ہاتھ اٹھایا۔ سر، ہانیہ آج غیر حاضر ہے، کیوں؟ وجہ جان سکتے ہیں؟ ابھی سیمسٹر کو شروع ہوئے مہینے بھی نہیں ہوا۔ عنایہ کے ساتھ ساتھ بیٹھی شیزہ کے دماغ کو CID نے سر اٹھایا۔ بھلا سر کو کیا جس وجہ سے مریض چھٹی کرے؟ چپ کرو، مار کھانی ہے۔ رباب بولی۔ سر، وہ اس کو بخار ہے اور اس کی لیو ہے 2 دن کی۔ لیو دیکھ کر یہ تو اطمینان ہوا کہ چھوڑ کر نہیں گی، پر پھر بیماری کا سن کر بے چینی نہ گرا تو اس لیے بے چین تھا یہ دل۔ یہ میرا دل کب تھا؟ ہلکی کی زخمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر دار آئی۔ چلیں کلاس، اپنے پچھلے نوٹس نکال کر ایک دفعہ پڑھیں۔ پھر اسے اس بے چینی کی وجہ سے مختصر کلاس دے کر چلا گیا۔ تم لوگ مانو نہ مانو، شیزہ مانتی ہے کہ سر اور ہانیہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ تم لوگوں نے نوٹ تو کیا ہوگا کہ سر کا لیکچر میں بھی دھیان ہانیہ پر ہی ہوتا ہے، اور ہانیہ بادب ایسے بے چین ہو رہی ہوتی ہیں گویا پاؤں پر چنٹی کاٹ رہی ہو۔ شیزہ نے جاسوسی انداز میں سب کو بتایا۔ سر، وجدان کا چکر ہانیہ کے ساتھ۔ سر، وجدان سے پہلے ہانیہ تمہارا تکا بوٹی بنا دے گی۔ دعا نے شیزہ کو بات سن کر جواب دیا۔ ہانیہ آیا، میری بات سنانا۔ شازین نے عنایہ کو بلایا۔ جی میں آتی ہوں۔ عنایہ کا یوں کہنے پر سب کے ساتھ دعا کے چہرے پہ بھی مسکان آئی۔ لگتے ہے دعا تمہیں اپنی اماں سے اب بھائی کو سرح باندھنے کے لیے بات کرنی چاہیے۔ رباب بولی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ دعا نے بھی ہاں میں ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ ہاں زین بولو، کیا بات ہے؟ عنایہ نے گراؤنڈ کے پاس لگے بیچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ عنایہ، انسان حال ہی پوچھ لیتا ہے۔ زین شکوہ کیا۔ لو، اب میں پوچھے سے کیا پوچھے؟ عنایہ نے الٹا اسی کو سنایا۔ اچھا خیر چھوڑو، تم سے اچھا کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ بتاؤ کہ اب زبیر تمہیں تنگ تو نہیں کر رہا؟ اس نے اس کو سمجھایا تو دیا تھا، پر پھر بھی میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ زین نے اس کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب اس نے کچھ نہیں کیا، اب تو کافی تمیز سے بات کر رہا ہے۔ بیچارے کے ساتھ کل اتنا حادثہ پیش آیا، بائیک بچی ہے اس کی کسی گاڑی والے کے ساتھ۔ عنایہ نے افسوس کرتے ہوئے زین کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا، زین نے اطمینان سے کہا۔ جی، اس پر عنایہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھا۔ یہ تمہاری کرتوت ہے نا؟ جی بالکل میرے ہی کرتوت ہیں، اور اگر میری کسی چیز پر کوئی نظر رکھے گا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا، اور گھر کی عورتوں کی حفاظت کرنا بھی میری ذمہ داری میں شامل ہے، زین نے عنایہ کو بتایا۔ اس کی آنکھیں اور لہجہ عنایہ کو بہت کچھ باور کروا گیا۔ وہ ایک پل میں کھڑی ہوئی،
मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, जीता जागता इंसान हूँ। क्या हो गया है सबको? नाया पैर झटकती हुई वहां से चली गई। कोई चीज़ का तो पता नहीं, पर मेरी तो हो। अरे वाह, कितना बड़ा काम किया, बंदे को कुट लगवाई और इसने मेरा शुक्रिया भी अदा नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, पूरी जिंदगी पड़ी है, कभी तो पास मेरे और कभी तो नजर मुझसे मिलाओ। ओ जाने जाना। जैन वहां से बीच पर भी बैठ कर गा रहा था जब थप से इसके कंधे पर एक थप्पड़ से नवाजा गया। उफ, अब किसको मुसीबत आ पड़ी? जैन के गधे को मसलते हुए कहा, मुझे तो कोई मुसीबत नहीं पड़ रही, पर तुम पर आ सकती है। अगर तुमने आतिफ असलम को समझना बंद ना किया तो छिछोरेपन की टेक ना लग जाए। अरबाज ने पास बैठे हुए कहा, तो मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी में गाऊं या नाचूं। अभी मेरी जगह कोई लड़की तुम्हें सर पर अपना जूता पेश करती तो पता लगता। तो इधर अलग रक्स तुमने पेश करना होता। अच्छा, चलो अब क्लास में लेट हुए तो तुम्हें डांट पड़वाऊंगा। जैन अरबाज से बोला। आज सर्दी की कुछ ज्यादा ही थी। थोड़ी धूप निकली तो वहीदान बाहर लाइन में लैपटॉप लेने आ बैठा। वो अपना गुम में मगन था कि काम में शरोज, जैन, जमान और अरबाज आते हुए दिखाई दिए। वो अपना लैपटॉप बंद करके सीधा होकर बैठ गया। वजी भाई अकेले ही धूप के मजे ले रहे हैं। जैन ने पास पहुंचते ही वहीदान से कहा, पहली बात कि मेरा नाम वजी नहीं वहीदान है। दूसरा ये कि मैंने क्या तुम्हारे सर पर छतरी रख कर तुम्हारी धूप रोक ली है? वजी भाई में मजाक कर रहा था। जैन ने आंखों में शरारत लिए हुए कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वजदान इसकी वजी कहने पर बोला, जिससे इसको सख्त चिढ़ थी। वजी, मेरा मतलब है वजदान भाई, आप शादी कब कर रहे हैं? 31 साल के हो गए हैं। जमान ने पूछा। क्यों, मेरी शादी से तुम्हारा क्या ताल्लुक? वहीदान ने चेहरे पर मुस्कुराहट ले पूछा, जिस पर जमान गड़बड़ा गया। वो मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि अब आपकी उम्र है तो घर में भी हल्ला गुल्ला हो जाए। कितने अरसे से किसी की शादी ही नहीं हुई। जमान वहीदान ने शरारत से मुस्कुराते हुए नाम लिया। भाई, वो आपने सारी ट्रैफिक बंद की हुई है, अब आगे चलेंगे तो हमें कोई पूछेगा भी। जान ने कहा है, कम से कम आपका निकाह होगा, फिर आप गरीबों को भी नंबर आएगा। जमान ने दिल मसू कर कहा, जिस पर सबका कहक बुलंद हुआ। तुम परेशान मत हो, बहुत जल्द ट्रैफिक खोल दी जाएगी। वहीदा ने इन सबको बताया। अरे यार सच बताओ, वाकई ही में? जुमान खुशी में चेहरे पर आया। हाँ यार सच, वहीदा मुस्कुराया। याहू वीर मेरा घोड़ी चढ़ेगा है, वीर मेरा घोड़ी चढ़ेगा। जमान ने बगड़े डालने शुरू कर दिए। इसकी देखा देखी वहीदान को छोड़कर सब शुरू हो गए। चुप करो तुम सब लोग, आवाज ना आई तुम लोगों की। पहले मेरी बात सुनो। वहीदान ने इनको बेकाबू होता देखा ऊंची आवाज में बोला, जिस पर सबको ब्रेक लग गए कि हाथ ऊपर हैं तो कोई किसी के सर पर तलबा बजाने की कोशिश कर रहा था। ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए अभी, नहीं तो पता है ना जमान की ट्रैफिक। वहीदान ने तनवी करते हुए कहा, जी सर, बिल्कुल पता नहीं लगेगा। जैन बोला और फिर भगड़े डालने लगा। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। वहीदान अपना लैपटॉप संभालता ऊपर अंदर की जाना बढ़ गया। अरे बेटा, ये बाहर कैसा शोर है? जरीना बेगम ने दरवाजे पर पूछा। कुछ नहीं चाची, मजाक कर रहे हैं। क्या मजाक? मेरा तो शोर सुनकर दिल ही बैठ गया। अभी भी जान उठती है तो इनका सबका इलाज करवाती हूँ। क्यों नहीं? वहीदान मुस्कुराकर अंदर बढ़ गया। माजी 3 साल पहले। उफ मेरा खुदाया, अब मैं क्या करूँ? बाबा तो बोल दिया है, अब मैं ऐसे पार्टी ड्रेस तो लाई ही नहीं, वो भी मार्क्स पार्टी के लिए। हानिया बड़बड़ाती हुई अपने ड्रेसिंग आगे पीछे करके देख रही थी। जब इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, हानिया ने सारे कपड़े वहीं फेंक कर दरवाजा खोला तो सामने रीमा बेगम थी, जो ड्रेस पकड़ी खड़ी थी। आप? हानिया बोली। हाँ, वो मैं ये कपड़े और मार्क्स देने आई थी। ये तुम्हारे बाबा ने कहा था कि चले, आपका शुक्रिया। मैं वैसे भी कुछ खास साथ लेके नहीं आई थी। इसने मारे बांधे शुक्रिया के हाथ। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये कहकर रीमा बेगम ने बेदिली से कदम मोड़ कर चली गई। चलो, ये मसला तो हल हुआ, हानिया ने कपड़ों की तरफ देखकर कहा, और तैयारी में जद की। वहीदान ने आईने के सामने ब्रांडेड डार्क चॉकलेट ब्राउन रंग के ड्रेस में था। बालों को जेल की मदद से सेट किया गया था। आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा रहा था। उफ, मुझे साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। एक ऐसी लड़की के पीछे पागल हो रहा हूँ जिसको एक बार मिले हो। अब पागलों की तरह आईने के सामने 2 घंटे से खड़ा तैयार हो रहा हूँ, जैसे वो भी इस पार्टी में आ रही हो। वो पागलों की तरह इधर उधर खुद से ही बातें कर रहा था। और पागलों की तरह खुद से बातें करके वक्त लाजाल कर रहा था। और अब सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसके बॉडीगार्ड जैक ने आकर से कहा। मैं पागल हूँ। अब वो पागलों वाला तसलसल थोड़ा। हाँ आ जाओ जैक, इसने टाई की नाइट ठीक करते हुए कहा। सर रेडी हैं, और ये आपका मार्क्स, जैक ने बताया और साथ गोल्डन रंग का मार्क्स इसकी तरफ बढ़ाया। शुक्रिया। चलो, मार्क्स की इसके हाथ सर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो गाड़ी में बैठा ही था कि ईमान के नंबर इसके फ़ोन पर नमदार। हाँ ईमान बोलो। वो जदान, इतने दिन से तुमने फ़ोन भी नहीं किया और मिल भी नहीं रहे, कहीं प्यार तो नहीं हो गया? अगर हो गया है तो बता दो, रिश्ता पकड़ करवा दूँ।
ایما تمہارا دماغ خراب ہے، اس نے کہا آنکھوں کے سامنے اسکائی سی آنکھوں کا اکثر رکھ۔ کل ملتے ہیں، آ جانا آفس۔ اوکے بھائی، یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ہانیہ لوگوں کی گاڑی اس راستے پر تھی، گمزن تھی۔ جب ریاض صاحب بولے بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ نروس تو نہیں ہو رہے؟ نہیں اتنا نروس نہیں ہو رہی، بس تھوڑی سی ہوں۔ ہانیہ نے ہاتھ ملتے ہوئے بولا کوئی بات نہیں، ہم تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ کچھ چیزوں کا دھیان رکھیے گا بیٹا کہ پارٹی میں میری نظروں کے سامنے رہیں، زیادہ سنسان جگہوں میں مت جائیے گا اور کسی سے زیادہ بات نہیں کرنی۔ ہماری تو 2-3 بڑے ریسٹورانٹ ہیں، وہاں امیر بگڑے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین، ٹائکون، اور پیسہ بہت سے لوگوں کا دماغ پھیر دیتا ہے۔ میں آپ کو لے کر ہی نہیں جاتا، پر وہاں کی اوریجنل ایک خاتون ہے جو فیملی فرینڈ ہیں، ان کو آپ کے آنے کا پتہ تھا تو آپ لوگ کو ملنے پر بھی ضد ہیں، اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ وہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ ریاض صاحب نے اپنی بات کے آخر میں کہا نہیں کوئی نہیں مسئلہ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، کوئی سوال نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں تھوڑے سے جھوٹ کراٹے بھی جانتی ہوں اور میرے بیگ میں پیپر سپرے بھی ہے، اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جس پر ریما اور ریاض دونوں مسکرائے۔ چلیں ہم پہنچ گئے ہیں۔ ان کی کار ساڑیوں کے سامنے رکی جن پر سرخ قالین بچھا تھا۔ سب لوگ گاڑی سے باہر آئے۔ آج میڈیا کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی تو ریاض صاحب نے سکھ کا سانس لیا کہ ہانیہ کو ان کے سامنے نہیں کرنا پڑے گا۔ ہانیہ گاڑی سے اپنا گاؤن سنبھالتی ہوئی اتری۔ چاکلیٹ براؤن رنگ کے میکسی ٹائپ گاؤن، اس نے گلے میں سٹائل سے سکارف باندھا تھا اور فرشا ویو پہن رکھا تھا۔ چاکلیٹ ریڈ رنگ کی لپسٹک کے ساتھ سلور رنگ کا ماسک پہنا تھا، وہ خوبصورت اور پروکار لگ رہی تھی۔ ہانیہ نے سانس خارج کیا، گاؤن پکڑ کر سیڑھی عبور کر۔ ان کے پیچھے وحیدان کی گاڑی تھی، وہ بھی اپنی کار سے اترا، اپنا ادھر ادھر دیکھنے پر وقار طریقے سے ذہنی عبور کرنے لگا۔ ہال روم میں قدم رکھتے ہی سجاوٹ کو داد دے بنا نہ رہ سکا۔ بہت بڑا ہال کو کسی فنی تیل کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہال میں ایک بڑا سا فانوس تھا، جگہ جگہ موم بتیوں کی روشنی، فضا میں صحت پھونک رہی تھی۔ وہ بھی سیڑھیاں اترتا اپنے نام کی ٹیبل پر جا بیٹھا۔ ہانیہ اپنا شاول ہال میں داخل ہوتے ہی دے آئی تھی، جس کی وجہ سے کھڑکی کے پاس بیٹھے اس کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی اور اس کی سانس سخت بڑھ رہی تھی، اور اس بوریت میں اضافہ ایک امیر بندے کی بیوی اپنے نیکلس کی قصے ریما بیگم کو سنا کر رہی تھی۔ کیا ہے ڈونیشن دینا؟ آرام سے دے دیں، جتنا ڈونیشن ہوگا، اس سے زیادہ تو پارٹی میں اڑا دیا ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر کسی احساس پر اس نے سیٹ سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وحیدان اس کو ہی حیرت سے گورنے میں مشغول تھا، وہ ساتھ ایک موٹے سے بندے سے باتوں کا جواب دینے میں۔ ہانیہ نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھا تو نیلی آنکھوں پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پھیر گئی۔ دوسری طرف وحیدان چہرے پر مسکراہٹ درائی۔ تبھی وحیدان کے کچھ کہنے پر وہ موٹا سا بندہ اٹھ کر چل دیا۔ میں ابھی آئی، وہ ریما بیگم کو بتا کر اٹھی، اور زیادہ دور مت جانا، تمہارے پاپا کہہ کر گئے ہیں۔ ریما بیگم بولی۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر وحیدان کی ٹیبل کی طرف بڑھی۔ تم وہی ہو نا؟ وہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ کون میں؟ وحیدان نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ہاں تو تم جو نیلی آنکھوں والے پاگل ہو نا؟ ہانیہ بولی۔ محترمہ تمیز سے، وحیدان نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا سوری، تو میرا مطلب آپ وہی ہو نا؟ ویسے ہانیہ پھر بولی۔ جی ہاں۔ وحیدان زندگی میں پہلی بار نروس ہو رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے۔ چلو نہیں، اگر تم بات نہیں کرنا چاہتے، اکیلے بور ہو رہی تھی تو کسی کو جانتی نہیں تھی، میں چلتی ہوں اب، ہانیہ بے دلی سے کہتی ہوئی ٹیبل سے اٹھی۔ وحیدان اس کو روکنے والا تھا جب مائک، جو بگڑا ہوا ایک بزنس مین تھا، اس کی ٹیبل پر ہانیہ کو روک لیا۔ کم ڈانس ود می، یہ کہتے ساتھ ہی ہانیہ کا ہاتھ ہی تھام لیا۔ وحیدان جو پہلے ہی کھڑا ہو چکا تھا، اس نے برتی سے ہانیہ کا ہاتھ مائک کے ہاتھ سے لگ کیا۔ She cannot dance with you because she is going to dance with me. مائک کو یہ کہہ کر وہ ہانیہ کو کھینچتا ہوا ڈانس فلور پر لے گیا۔ ہانیہ نے حیرت سے منہ کھولے یہ کارروائی دیکھی، وہ وحیدان کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ یہ کیا تھا؟ ہانیہ ڈانس فلور پر پہنچ کر بولی۔ مجھے خود نہیں پتا کہ کیا تھا، وحیدان نے جواب دیا۔ شکل غصے سے ایسے سرخ تھی کہ لگتا تھا کانوں سے ریل گاڑی کی طرح دھواں نکلنا شروع ہوگا۔ تبھی اسپاٹ لائٹس آن ہوئی اور ایک ان پر ٹھہر گئی۔ مجھے ڈانس نہیں آتا، ہانیہ پریشانی سے کہا۔ وحیدان اس کی بات سن کر مسکرایا۔ مجھے بھی نہیں آتا۔ تبھی گانے نے ہواؤں میں سر بکھرنا شروع کر دیے۔ Tell us old as the time, 10 as old as song, better, sweet and strong. Finally you can change, learning you were wrong. Cretin has sun rising in the east,
tale as old as then song as old as rain. ब्यूटी एंड द बेस्टी। दोनों की नजरें मिली थी, जैसे आसपास सब भूलकर अपनी ही वंडरलैंड में हो। किसी यही लोगों की तवज्जो इन दोनों को खींच ली थी। वो किसी फिल्मी टेल से निकले करदार लग रहे थे। वैदान बहुत गौर से इस लड़की को देख रहा था कि क्या था जो इसको इसकी तरफ खींच रहा था। एक कपल डांस करते हुए इनके साथ हल्का सा टकराया तो दोनों दुनिया में वापस आए। चलो टेबल पर वापस चलते हैं, मैं अपनी टेबल पर जाऊंगी। हानिया वैदान की बात के जवाब में बोली। हाँ ठीक है, वैदान ने हानिया की तरफ देखकर बोला। रास्ते में इनको रीमा बेगम मिल गई। हानिया बच्चा कहाँ पर थी आप? मैं आपको लाइन में भी ढूंढ कर आई हूँ। लॉन में फिर वैदान को देखकर चुप कर गई। हानिया नाम सुनकर वैदान के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। हानिया वैदान ने ज़ेरे लब इसका नाम लिया। हानिया वो एक बार फिर मुस्कुराई, जैसे इसके हाथ कारून का खजाना मिल गया हो। रीमा बेगम को इसके इस तरह मुस्कुराने पर इसकी दिमागी हालत पर शक हुआ, क्योंकि वैदान को कभी मुस्कुराता हुआ नहीं देखा गया था। लेकिन वैदान बेटा, आप आए नहीं, हमारे घर नहीं आए दावत पर। पिछले महीने आपको भी बुलाया था, काम बहुत ज़्यादा था। आप आज बोले मैं कल ही आ जाऊँगा। वैदान दावत वगैरह पर नहीं जाता था, पर अब इधर अपना मतलब निकलता तो झट से राजी हो गया। चलो ठीक है, फिर हफ्ते को लंच हमारे में घर में, साथ मेगन और इनकी बेटी को भी ले आना। अरे मैं तो मनाना ही भूल गई, ये रियाज की बेटी है, पाकिस्तान से छुट्टियां मनाने आई है। हानिया बेटा आप वैदान से मिली है? रीमा ने हानिया से कहा, जो इधर उधर देखने में मशगूल थी। जी मैं मीर वजदान शाह से मिल चुकी हूँ। अब घर से ना ये कह के आगे बढ़ गई। माफ़ करना बेटा, ये ऐसी पार्टीज की आदि नहीं। वो तो आना ही नहीं चाहती थी, बस रियाज साहब के कहने पर आ गई। ओके फिर मैं चलती हूँ, वो कहकर हानि के पीछे चली गई। हाँ बिल्कुल, इसको नहीं आना चाहिए था, नहीं तो मेरा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा गुस्से से। इसने माइक को घूरते हुए सोचा। एक नज़र पार्टी को देखकर खुद भी अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। हाल 3 साल बाद जरीना बेगम और शाज़मा बी जान के पास बैठी थी। जी बोले बी जान, इतनी हर बड़ी में क्यों बुला लिया? शाज़मा ने पूछा, जो बी जान के बुलावे पर आई थी। बहुत ज़रूरी बात है मेरे बात, तुम दोनों ही बड़ी हो, तुम लोगों की राय लेने के बुलाया है। कैसी राय बी जान? आपकी जरीना बेगम बोली। बेटा वजदान के रिश्ते की बात करनी है मैं चाहती हूँ जल्द अज जल्द ही ये रिश्ता करवा दूँ। इस बच्चे की कोई समझ नहीं आती, इसलिए जल्द ही इस रिश्ते की इस बात करनी चाहती हूँ। बीजान ने अपनी राय देती हुई कहा, कौन सा रिश्ता आया है? शाज़मा ने पूछा। तुम लोग चलना मेरे साथ, खुद लड़की देख लेना, पर लड़की को वजदान की तस्वीर मत दिखाना। वो लड़की को पसंद करता है, पर लड़की नाराज़ है। अगर घर वाले मान जाएं तो ठीक है, बाद में वो मान लेगा, लड़की को मना लेगा। लड़की को हमारा बच्चा पहले ही मुश्किल से माना है, ये कोशिश मैं अपने फरकान की औलाद के लिए ज़रूर करूँगी। बी जान ने तमाम बातें बताते हुए कहा। हाँ ये बात आप ठीक कह रही हैं, बच्चे ने इतने दुख देखे हैं, अब वो ज़िंदगी की तरफ लौटना चाहते हैं तो कोशिश करने में क्या हर्ज है? जरीना बेगम बोली। फिर कब चलना है? शाज़मा ने पूछा। पहले इनके घर पे काम बजवाएंगे, फिर ही कोई बात चलेगी, लेकिन फ़िलहाल मैं चाहती हूँ कि निकाह बाद में लड़की राज़ी होगी तो रुखसती करेंगे। निकाह के बाद ज़मान की शादी की तैयारी पकड़ो। 2 साल हो रहे हैं मंगनी को। वैदान का कहकर वो जरीना बेगम से मुतवज्जी भी जान, वो बच्चा वैसे भी बावला हो रहा है शादी के लिए। इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर भी जान के साथ शाज़मा ने मुस्कुरा दी। और हाँ मैं सोच रही हूँ ज़ैन और अनाया का भी निकाह कर दो, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, पढ़ाई भी ख़त्म होने वाली है, अब इंतज़ार का कोई जवाब नहीं बनता। भी जान जरीना और शाज़मा से बोली, जिस पर नंद और जेठानी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। भी जान एक साथ 3 निकाह इतनी जल्दी? जरीना बेगम तो घबरा ही गई। हाँ अब बिया की उम्र है तो क्या तखीर करना, बल्कि वजदान की शादी के मुनासिब जवाब मिले तो इन सबको बताओ फिर। और नाया से तुम पूछ लेना, वो शाज़मा बेगम से कोई जी जान अपने घर की बच्ची है, बोला इससे अच्छा रिश्ता कहाँ से आएगा, लेकिन फिर भी मैं पूछ लूँगी। अच्छा चलो अब नमाज का वक्त हो गया है, तुम लोग भी जाकर नमाज पढ़ो। भी जान ये कहकर वजू करने चल गई। वो सब यूनिवर्सिटी ग्राउंड में बैठे थे, कितने दिनों के बाद आज यूं साथ बैठे थे। रबाब बोली। हाँ पूरे 2 दिन के बाद, क्योंकि हानिया मैडम छुट्टी पर थी। शिदर ने चिप्स खाते हुए रबाब को बताया। थोड़ा हौसला से ठूसो, 2 दिन। रबाब ने शिदर की नतीजियों की तरह से उस खाते पर चोट की। हाँ तो तुम्हारे प्रोसेस से तो ये हुआ नहीं, खरीदे मैंने। कौन सा खरीदता था? हनाया हैरे से बोली। हम सब खरीदते हैं, ये जो चिप्स के पैकेट में हवा है ये भी तो खरीदते हैं, ये मुंह में डाल रही है। शिदा ने चिप्स के पैकेट के लिए 3-4 चिप्स देकर तनवीर की। तो शिदा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, दुआ ने
पास बैठे हुए कहा, और हानिया तुम सुनाओ कैसी तबीयत है? मैं तुम्हें फ़ोन किया था पर तुमने उठाया ही नहीं। फिर आंटी को किया तो पता लगा मोहतरमा अब ठीक है और ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही हैं। अब तो ठीक है ना? क्यों ना, हम सब उदास हो गए। दुआ जान जज्बाती होती हुई बोली, अरे तुम सब तो मेरी जान हो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हानिया ने दुआ को पास बैठी शिजा के कंधे पर बाजू फैलाकर कहा, अच्छा अब ज़्यादा एक्टिंग ना करो, उठो, लाइब्रेरी में मैंने बुक लेनी है। रबाब ने बुक समेटते हुए कहा, तुम खुद चली जाओ, पूरी बारात क्यों लेकर जानी है? शिजा ने अपने नादर मशवरा दिया, क्योंकि असाइनमेंट तुम लोगों ने भी बनानी है। वो बोली, हाँ चलो, अगला नोबेल प्राइज़ तुमने ही लेना है। हानिया बोली और सब के साथ उठकर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। सब कज़न हाल में बैठे थे जब इनको जमान ली शादी की खबर मिली। नहीं दुआ बच्चे, वाकई ही मजाक मत करो मेरे साथ, ऐसा मजाक मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जमान ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, भाई मैं आपसे ऐसा मजाक कर सकती हूँ जबकि हम सबको पता है आपको शादी की कितनी जल्दी। दुआ के ऐसे कहने पर जमान थोड़ा हजल हुआ पर फिर उछल कर खुद ही बंगड़े डालने लगा। तो अब तो मेरा ब्याह होगा। शहरोज, अरबाज, जैन सब ने इसको पकड़ कर बैठाया। बेटा तुम दूल्हे हो, चुप बैठो। और सब इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। उफ, मैं कोमल को बताता हूँ। जमान उठने लगा तो फिर सब ने इसको बिठा दिया। कोमल को हम बता देंगे। कोमल इसकी खालाजाद थी। कोमल की वालदा इसकी पैदाइश पर वफात पा गई थी और वालिद जब 16 साल की हुई तो वफात पा गए और अब एक मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब करती थी और अच्छी तनहा रहती थी और रहती तो अपने चाचू लोगों के साथ ही। और इनका इरादा अपने बेटे से शादी का था, पर जब जरीना बेगम को पता लगा कि चाची और इनके बेटे की नज़र इनकी जॉब के पैसों पर है तो कमल को एक चाचू से बात करके जमान और कमल की मंगनी करवा दी और इसकी जॉब छोड़ने की धमकी देकर। और जमान नाबाज चलता तो इसी दिन निकाह करवा देता और आज इसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। इन लोगों को जमान की शादी की खबर ही तो सुनाई गई थी, अभी वजदान और जैन के बारे में नहीं बताया था। माजी 3 साल पहले रियाज साहब, मुझे लगता है आपको अब सच्चाई की बता देनी चाहिए। रीमा ने इनके पास बैठते हुए कहा, अब क्या फ़ायदा, अब तो बहुत वक्त बीत गया है। रियाज साहब का लहजा ऐसा खोया कि सदियों की मुसाफत तय करके आए हो। फ़ायदा क्यों नहीं, आपका दिल तो अब भी समिया के पास है। रीमा बेगम बोली, तो आप मुझ पर सफ़र कर रही हैं, ये बात तो आपको अव्वल दिन से मालूम है कि मैं आपको इज्जत तो दे सकता हूँ, मान भी दे सकता हूँ, पर मोहब्बत नहीं दे सकता। रियाज साहब जो लेटे थे उठकर बैठ गए। मैं तो बस ये कह रही हूँ वो दिल जो आपने तोड़ दिया था, इससे माफ़ी तो एक ना एक दिन। रीमा ने इनकी बात बात पर सुनकर जवाब दिया, इस दिन को मैं आज भी पछता रहा हूँ। अब सो जाएं इससे पहले कि मेरा दिमाग की रगें फट जाएं। रीमा बेगम इनकी तरफ देखती रही, फिर लैंप बंद करके सो गई। वहीदान अपने ऑफिस के सोफे पर आंखें मूंदे बैठा था जब मैगन अंदर दाखिल हुई। सर आप ठीक हैं? आपको क्या हुआ, कोई मसला है सर? तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बचपन से जानती हूँ, मैगन बोली। मैगन इन वजदान की फैमिली को सालों से जानती थी और जो कैच वजदान के साथ हुआ वो भी। जिस हादसे में वजदान के वालिदैन इंतकाल पर गए थे इसमें मैगन के शोर भी शामिल थे। सर वजदान बेटा, मैगन परेशानी से बोली, आर लव लोन क्रेजी इन द सोल्यूशन रोमी। वजदान ने गोए खोए अंदाज में कहा। मेगन ने हैरान होकर इसकी तरफ देखा। मतलब मैं समझी नहीं, वल्ला शेर कैसे चुरा सकता है? आप नहीं समझ पाएंगे, ये जो मोहब्बत होती है ना, ये इस शेर की मान जो रूह की चरागाह पर चढ़ता है। कभी शेर को चढ़ते देखा है? ये इश्क ही तो शेर को भी भीड़ बनने पर मजबूर कर देता है, फिर वो धीरे धीरे आपकी रूह पर भी काबज हो जाता है कि खुद पता नहीं लगता कि क्या हुआ है। इसकी आंखों में मुझे ज़िंदगी दिखाई देती है, वो जो मैं गुजर रहा हूँ इसको जी रहा है। मैं ज़िंदगी को एक बार फिर जीना चाहता हूँ। वजदान मैगन इसकी बातें सुनकर हैरत से इसका नाम लिया। अब मैं घर चलता हूँ, वजदान ने खुद को संभालते हुए कहा। कोशिश करेंगे आप इस हफ्ते मेरी दोपहर में कोई मीटिंग ना हो और अगले 2-3 हफ्ते का शेड्यूल भी ज़्यादा ना हो और हमें हफ्ते के लिए लंच पर जाने हैं। ओके बाय। जैक गाड़ी निकाला, वजदान ने फ़ोन पर कहा और बाहर निकल गया। हानिया सोने के लिए लेटी तो आंखों के सामने नीली आंखों ने बेसहारे किए। इसने बेचैन होकर करवट ली। हाया जी, मैं पागल तो नहीं हो रही? कब से इस पागल को ही सोचे जा रही हूँ। हानिया ने लेटे हुए सोचा, इसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, नीली शफाफ पानियों जैसी। कितना अच्छा लगता है जब ये हल्का सा मुस्कुराता है, पर इसकी आंखों पर परछाई हुई उदासी जैसे मुझे अपनी तरफ खींचती है। अजीब शख्स से मुस्कुराता भी उदासी से है और इसको सोचते सोचते कब नींद की वादी में उतरी इसको खबर भी ना हुई। इसकी गाड़ी रियाज साहब के घर में आकर रुकी। मीर वजदान शाह गहरे नीले रंग के कोट के बटन बंद करते नीचे उतरा और एक नजर घर की तरफ देखकर आगे बढ़ गया।
रीमा बेगम और रियाज साहब ने इसका दरवाजे पर इस्तकबाल किया। हानि को वहाँ ना देखकर इसका दिल बेचैन तो हुआ, मगर रियाज साहब से मुस्कुराते हुए बोला, कैसे हैं आप रियाज साहब? वजदान ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक, आप आए अंदर। रियाज साहब ने जवाब देते हुए अंदर आने के लिए रास्ता दिया। वजदान ने किसी एहसास पर गर्दन कमाई, फिर किसी को न पाकर आगे बढ़ गया। अंदर डाइनिंग रूम में पहुंचकर एक ताहिराना निगाह डाली। वो खूबसूरती से सजाया गया था कशादा कमरा था, जिसमें एक तरफ ग्लास वाल थी, क्रीम कलर के सोफे थे, काफी नफीस कालीन थी, दीवारों पर गोल्डन और क्रीम रंग के कमरे की सजावट को चार चांद लगा रही थी। और सुनाए वजदान साहब, बिजनेस कैसा जा रहा है? मैंने सुना है आपने जैक्सन के साथ पार्टनरशिप खत्म कर दी। वैसे अच्छा किया, काफी घाटे का सौदा था। जी, मैं कंपनी को काफी नुकसान हो रहा था और बिजनेस में ये सब तो चलता ही रहता है। वहीदा ने इनकी बात का जवाब दिया। मेगिन नहीं आई, रीमा बेगम बोली, वो बस पहुंचती ही होगी। अच्छा ठीक है, आप लोग बातें करें, मैं जरा किचन देख लूँ, कहकर बाहर निकल गई की तरफ बढ़ गई। वहीदान और रियाज साहब वापस बातों में मशगूल हो गए। हानिया बेटा, ध्यान से बेटा, खिड़की से इस तरह मत दे लटको। हाना ने हानिया को मना किया, जो खिड़की से बाहर झांक कर देख रही थी। कुछ नहीं होता, आप टेंशन ना लें। हानिया बाहर नजरें रखते हुए जवाब आया, पता नहीं क्या हुआ है इसकी नीली आंखों में से। वो बोली, क्यों नहीं जा रही? और अब मैं इधर खड़ी इंतजार कर रही हूँ, एवं खुशी हो रही है। तभी वजदान की गाड़ी अंदर दिखाई दी। वाह वाह, ताश तो देखो क्या शार याद आया। ओ आए हमारे घर, खुदा की कुदरत, कभी हम इनको देखें कभी अपने घर को देखते हैं। ये कहकर खिड़की के बट बंद किए तो शीशे से एक पल बाहर देखा तो वजदान को इधर उधर कुछ ढूंढते देखकर हैरत से हल्का सा मुस्काई, फिर अपना ख्याल झटक दिया। ए दिल ना तो वहाँ तो न पार ख्याल ऐसे मुड़ के ताहनिया की मदद के लिए करने लगी। रीमा अंदर दाखिल हुई तो हानिया को देखकर इसको मुतमईन किया। हानिया बाहर, मेलोडीन और मेगन आई हैं, अगर आप इनको कंपनी दे सको तो। जी, मेरा काम इधर खत्म हो गया है। हानिया इतना कहकर मेगन और मेलोडी को मिलने के लिए चल दी। वजदान रियाज साहब से बातें करने में मशगूल था, जब इसने दरवाजे की तरफ देखा पर किसी को ना पाकर फिर गुफ्तगू में मशगूल हो गया। पर अगले लम्हे हानिया अंदर दाखिल हुई तो एकदम से सीधा होकर बैठा। पर हानिया ने पहले मेगिन और मेलडी से मिलने पर इस बेचारे को जल कर राख हो गया। दिल किया मेगिन और मेलोडिन को अभी किसी तरह से गायब कर दे, फिर इसने हैरी पॉटर के साथ जेक्लिन क्लासेस नहीं लेके ली थी, इसलिए दिल मसरूख कर रियाज साहब के हाँ में जवाब देने लगा। चल खाना लग गया है, चले खाना लग गया है। रीमा बेगम ने अंदर आते हुए कहा। सब खाना खाने के लिए उठ खड़े हुए। तभी वजदान ने अपना अपना फोन कान पर लगाते लिया। एक जरूरी कॉल है, मैं सुन कर आता हूँ, आप सब चले। वजदान ने रियाज साहब से कहा, लेकिन आपको रास्ता ही नहीं पता दूंगा। रियाज साहब बोले, मैं इनसे पूछ लूंगा। इसने नौकर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी ठीक है। इतना कहकर हानिया के अलावा सब चल दिए, जो कि चाय के कप समेटने में मसरूफ थी। आप इनको भेज दें। अब इसको कैसे भेजूं? इसने नौकर की तरफ देखकर कहा, मुझे काफी प्यास लग रही है, एक पानी के गिलास मिल जाएगा? वो नौकर से मुखातिब हुआ, जो हानि को सुने बिना ही जी सर कहकर पानी लेने चल गया। वाह, मैंने तो यहाँ मूंगफली की रेडी लगाई हुई है, कोई वैल्यू ही नहीं। हानिया मूंगफली दरवाजे की तरफ तकने लगी, जहाँ से 45 साल रैक बाहर गया था। तुम्हारी वैल्यू मूंगफली की रेडी की से भी वैल्यू नहीं है। वैदान की आवाज़ करीब से आई तो हानिया एकदम उछलकर साइड पर हुई। कोई तमीज़ नहीं है? इसने मुझे पीछे मुड़कर कहा। तमीज़ तो अल्लाह के फजल से बहुत है, पर आपके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वैदान ने आंखों में झांकते हुए कहा, क्यों, मैंने कब बदतमीज़ी की आपके साथ? इसने बड़ी बेअदबी किया, जो होगी आपके हमारे ख्याल में भी नहीं। घर आए मेहमान हैं पूछा, हाँ तो बाबा ने आपको बुलाया है? मैंने तो नहीं, ना जान ना पहचान में तेरा मेहमान वाली बात होगी। हानिया मुंह बनाते हुए कहा, इधर आप गलत हैं, आपकी तस्दीक कर दूं, जान भी है पहचान भी है, और आप मेहमान भी हम आपके हैं कि अब हो गए हैं। तौबा, कितने ठड़की हैं आप। अभी वो कुछ बोल ही रही थी कि रेक अंदर दाखिल हुआ। सर ये पानी। रेक ने पानी के गिलास की तरफ बढ़ाया। अब प्यास नहीं है, आप मुझे डाइनिंग रूम का रास्ता बता दें। वो कहकर रेक के पीछे चल दिया। बस जाने से पहले हानिया को देखकर उन्हें अचाना मुस्कुराना नहीं भूला था। हाल 3 साल बाद बाबा हानि के लिए रिश्ता आया है। मैंने सोचा कि अब इसकी पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी, तो अब हम लोगों को सोचना चाहिए। समिया बेगम ने जुल्करनैन साहब को बताया। अच्छा, कौन लोग हैं? लड़का कैसा है? जुल्करनैन साहब ने है चश्मे उतार कर कहा, मुझे तो अच्छे लगे हैं, खानदानी लोग हैं, लड़का भी अच्छे है, अपना बिजनेस है, आप कहें तो घर बुला लेते हैं। समिया बेगम ने कहा। तमाम बातें बताते हुए कहा, चलो ठीक है बेटा, अगर अच्छे हैं तो बुला लें। लेकिन हानिया ने पूछ लिया कि वो राजी है। जी ठीक है बाबा, मैं चलती हूँ। हानिया भी आ गई होगी यूनिवर्सिटी से। चलो ठीक है। इन्होंने वापस से
नजर का चश्मा लगाकर फाइल पढ़ने लगी। हानिया बेटा, समिया दरवाजा खटखटाकर अंदर हुई। जी मम्मा आ जाए। हानिया ने बुल शेफ साफ करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो आप बच्चे? अभी तो बुखार उतरा था आपका। समिया ने इसको काम करते देखा। कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी किताबों की जगह बनानी है, नया सेमेस्टर शुरू हुआ है, इसके लिए। इसने गुलदान को साफ करते हुए कहा, अच्छा जरा इसको छोड़ें, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, गौर से सुनिए। आओ मेरे पास बैठो। समिया बेगम ने बेड पर बैठते हुए इसको अपने साथ बैठने का बोला। हानिया ने वहाँ पड़ी कुर्सी मोड़ी और इस पर बैठ गई। हाँ जी, अब इधर ही बोल दे मम्मा, बहुत काम बाकी है। इसने ग्लू बॉल उठाकर साफ करते हुए कहा, हानिया बेटा मैं बूढ़ी हो रही हूँ, वक्त का क्या भरोसा। समिया बेगम ने बात शुरू की, मम्मा क्या हो गया है, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हानिया ने इनकी बात सुनकर कहा, पहले मेरी बात पूरी हो लेने दो हानिया। मैंने सोचा है कि अब तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो रही है तो क्यों ना तुम्हारी शादी कर दें। हमने एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, मुझे और तुम्हारे नाना को बहुत पसंद आए हैं, पर हम तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते। सुन रही हो ना? समिया बेगम बोल रही थी। इनको खबर भी न थी कि मुकाबल का क्या हाल है। हानिया के हाथों में लर्जिश पैदा हुई। इसके हाथों में पड़ा ग्लोबन छन से जमीन पर गिरा। हैंडल से ग्लोबन निकल कर लड़खड़ाता हुआ दूर जाकर दीवार के साथ लग गया। अगर रुक गया, इस पर भी गड़ी इश्क की गुजरी होगी ना, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है। सांसें लेना भी दुश्वार लगने लगी। दिल की धड़कन को गोया रोक कर चली। इसकी आंखें पानी से बनने लगी। जेन को कमाल महारत से चेहरा दूसरी तरफ करके रोका। हानिया बच्ची आप ठीक हो? समिया बेगम इसके चेहरा मोड़ने पर हैरान हुई। जी मामा जी, मुझे कुछ दिन का वक्त चाहिए, सोच कर बताऊंगी। मेरी असाइनमेंट रहती हैं, आज मैं वो बनाऊंगी, जब वो भूख लगेगी तो आप खाना कमरे में ही बनवा लूंगी। हानिया बमुश्किल बोल पाई, चलो ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं चलती हूँ। पर बैठना सोचना जरूरी, ये नहीं कि तुम बोझ हो, बस मैं अकेली जान हो। तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ, ये कहकर वो कमरे से चली गई। रुबाब शेरोज बैठते हुए कहा, मैंने तुम्हें लाइब्रेरी में किताबें लाने को कहा था कि तुम पढ़ा करो, तुम अच्छी अच्छी ले लोगी, मुझे तो पता ही नहीं लगता। शेरोज ने रबाब को याद दिलाते हुए कहा, अरे हाँ ये लो किताबें। रबाब ने किताबें बैग से निकाल की ताकि वो देख ले और खुद नोट्स पढ़ने लगी। फिर किताबें अपनी जगह से ना हिली तो सर उठाकर ऊपर देखा तो शेरोज किताबों का मुंह खोले गौर में मशगूल था। क्या इस तरह क्यों गौर कर रहे हो? स्टेट्स की बुक्स हैं। रबाब ने अपने चश्मे ठीक करते हुए कहा, ये तुम मेरे पढ़ने के लिए लाई हो? शेरोज ने किताबों की तरफ उंगली के इशारे किया। हाँ, अब दिमाग मत खाओ मेरा, मुझे पढ़ने दे। एक तो ये सब कैंटीन में जाकर कर सो ही जाती हैं। रबाब मुंह बनाकर बोली। रबाब, मैंने इसलिए तुम्हें किताब लेने भेजा था कि तुम कोई इम्पोर्टेंट आसान सा किताब लेकर आओ। ये इसने किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये 1500 सफ़ात और मुश्किल किताबें कौन पढ़ेगा? शेरोज ने हैरत से कहा, जैसी किताब लिखने वाले ने लिखी ही वैसे ही तुम पढ़ने वाले हो, पढ़ लेना। रबाब ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, पर रबाब मेरे पास इतना बड़ा दिमाग तो नहीं है, तुम ना ये वापस कराना। इसने रबाब की तरफ देखते हुए बार बार अपना चश्मा ठीक करते हुए बहुत टूट कर लग रही थी। ठीक है, एक तो भलाई का जमाना ही नहीं। रबाब गुस्से से वापस किताबें अंदर बैग में ठोसने लगी।